Dear students, BSc Part 2nd Physical Chemistry Unit number 1 Thermodynamics Video number 1 Myself Ram Swarup Ragar Assistant Professor in Chemistry SK Government Girls College सीकर। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के दो चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट शुरू करते हैं और लास्ट तक जो है आपको कंटिन्यू बने रहना है। एक के बाद एक वीडियोस आते चले जाएंगे। हम बात करते हैं उष्मा गति की। थर्मोडायनेमिक्स को यदि हम हिंदी में कहें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उष्मा गति की। उष्मा गति की का मतलब होता है उष्मा का प्रवाह, उष्मा की गति यानी उष्मा का प्रवाह। उष्मा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, अगर इस चीज का अध्ययन करते हैं तो वो है हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स। यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें थर्मोडायनेमिक्स को, तो परिभाषा है रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन ही उष्मागतिकी कहलाता है। फिर से देखिए परिभाषा, रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन ही उष्मागतिकी कहलाता है। तो मैंने पहले ही कहा आपको, उष्मागतिकी में जो है उष्मा का प्रवाह होता है कि उष्मा का प्रवाह एक जगह से या एक सिस्टम से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन उष्मागतिकी कहलाता है। एक परिभाषा है छोटी सी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जूल ने 1840 में एक नियम दिया, सामान्य नियम। वो कहता है कि किए गए यांत्रिक कार्य, जो काम हम करते हैं, का परिमाण, परिमाण का मतलब उसका रिजल्ट कितना होगा, तो किए गए यांत्रिक कार्य W का परिमाण उत्पन्न उष्मा H के परिमाण का समानुपाती होता है। या हम कहें कि W समानुपाती होता है H। यहाँ W वर्क है और H है क्या है, देखिए उत्पन्न उष्मा। दोनों आपस में एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी हम जितना काम करेंगे उतनी ही उष्मा उत्पन्न होगी। अगर हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे J आएगा। J हमारे लिए जो है क्या है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। आगे चलते हैं, जूल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं J से, और इसकी परिभाषा है 1 कैलोरी उष्मा उत्पन्न करने के लिए किए गए कार्य का परिमाण ही जूल कहलाता है। यदि हम 1 कैलोरी उष्मा उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, वो है 1 कैलोरी बराबर 4.185 जूल। हाँ, या हम ये कहें कि 1 कैलोरी का मान जो है 4.185 जूल होता है। इसी जूल को यदि हम अर्ग में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। तो हम इसको 10 की घात 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 कैलोरी बराबर हो गया 4.185 जूल या 4.185 इंटू 10⁻7 अर्ग। आगे चलते हैं, उष्मागतिकी के 4 मूलभूत, इसकी जो बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, इसके जो बेसिक्स हैं, उनको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद अपन सिस्टम्स में जाएंगे। उष्मागतिकी के मूलभूत नियम। पहला जो नियम है जिसको हम शून्यांक नियम या जीरोथ लॉ के नाम से ही जानते हैं, शून्य नियम होगा, या पहला जो हम अध्ययन कर रहे हैं। शून्य नियम ये कहता है कि यदि दो वस्तुएं तापीय साम्य में हैं तो उनसे उष्णता की मात्रा या ताप जो है वो समान होता है। यानी दो वस्तुएं यदि तापीय साम्य में हैं तो उनमें उष्णता की मात्रा या ताप समान होगा। इसको समझने के लिए पहले आप यहाँ आइए, देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास में A और ये है B, ये B है और ये है हमारे लिए C। तो यहाँ हमारे पास 3 चीजें हो गई, A, B और C। यदि हम C की बात करें, A जो है C के साथ साम्य अवस्था में है, तो इसका मतलब ये तापीय साम्य में है, इसका मतलब ये हो गया कि A का और C का दोनों का ताप समान है। इधर से हम देखते हैं B और C, तो B और C दोनों आपस में एक दूसरे के तापीय साम्य में है। इसका मतलब ये हुआ कि B का जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर C का है। तो जब A C के साथ साम्य में है, B C के साथ साम्य में है, तो A और B ये दोनों भी आपस में तापीय साम्य में होंगी।
या हम यूं कह लें कि इन ए और बी का ताप भी क्या होगा, समान होगा। सिंपल सा आप एग्जांपल हम लेते हैं, यदि ए का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, सी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस है, बी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस है और यहां से सी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ए और बी इन दोनों का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि दो वस्तुएं ए तथा बी किसी तीसरी वस्तु सी के साथ पृथक पृथक उष्मीय साम्य में हो, किसमें हो, उष्मीय साम्य में हो, तो ए तथा बी को एक साथ संपर्क में रखने पर भी वे उष्मीय साम्य में होंगी। कहने का मतलब यह है कि तीनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यह है हमारा शून्यांक नियम। आगे चलते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर होती है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। अगर हम इसको गणितीय स्वरूप में लिखें तो डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पूरे जो सिस्टम या पूरा जो चैप्टर है उसमें हम इंटरनल एनर्जी के डेल के लिए डेल यू को भी यूज किया है या इसके स्थान पर डेल ई को भी यूज किया है। तो सिंबल में यू और ई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू यहाँ पर है हीट और डब्ल्यू है वर्क। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी सिस्टम को थोड़ी सी ऊष्मा प्रवाहित करते हैं या थोड़ी ऊष्मा दी जाती है तो वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ साथ ही कुछ कार्य भी होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो दी गई हीट और किए गए कार्य या किए गए कार्य के योग के बराबर होता है, या डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आगे चलते हैं, तृतीय नियम शॉर्ट में बताया जा रहा है, आगे इनकी डिटेल भी आएगी। आगे चलते हैं हम डिटेल में। द्वितीय नियम यह होता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। यदि हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ds इक्वल्स टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यहाँ एक सिंपल सी भाषा में जो है लिखा हुआ है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। एंट्रोपी एक नया शब्द आया है। एंट्रोपी का अर्थ होता है कि व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर, यानी पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो सदैव व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। अब हम आते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम ये कहता है शुद्ध एवं पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी का मान बढ़ता है और यदि हम टेम्परेचर कम करते हैं तो एंट्रोपी का मान कम होता है। यदि मान लीजिए किसी सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, उस पर उसकी एक पर्टिकुलर एंट्रोपी आ रही है, हम धीरे धीरे हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा और हम टेम्परेचर को 0 केल्विन तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं? 0 केल्विन तक ले जाते हैं। तो किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ की यदि वो पूर्ण क्रिस्टलीय है, उसमें कहीं पर भी कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसकी एंट्रोपी जो है शून्य होगी। तो तृतीय नियम ये कहता है कि शुद्ध एवं पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। यानी टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन, इसकी लिमिट है, ये बताता है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ होता है या 0 केल्विन हो जाता है तो पूर्ण एवं शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान 0 हो जाता है। तो ये थे हमारे नियम, ऊष्मागतिकी के नियम। इसमें शून्यांक नियम आपने पढ़ा, प्रथम नियम पढ़ा, द्वितीय नियम पढ़ा और तृतीय नियम पढ़ा। आगे हम इनके जो है डिटेल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब ऊष्मागतिकी को समझने के लिए हम कुछ पदों की डेफिनेशंस हमें जो है पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशंस हमारे लिए क्या हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो तंत्र या निकाय, जिसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम की परिभाषा होती है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में से एक पर्टिकुलर छोटा एरिया जो है हम
सेलेक्ट कर लेते हैं, वो जो एरिया हम सेलेक्ट करते हैं उसी को हम जो है सिस्टम या निकाय या तंत्र कहते हैं। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसका उष्मागति के अध्ययन के लिए चयन किया जाता है तंत्र या निकाय कहलाता है। तंत्र के अलावा ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं द्वारा जो है ये पृथक होता है। दूसरा, अब आप यूं समझिए, हमें मान लीजिए ग्लास में पानी भरा हुआ है और हम पानी के बारे में कुछ स्टडी करना चाहते हैं, तो पानी हमारे लिए क्या हो गया, तंत्र या निकाय हो जाता है। और जिस पात्र में वो डाला हुआ है, तो कांच की जो दीवारें हैं वो उसकी बाउंड्री या सीमा कहलाती है। और बचा हुआ शेष भाग, तंत्र के अलावा जो शेष भाग होता है वो परिपार्श्व या सराउंडिंग्स कहलाता है। तो हमारी दूसरी परिभाषा आती है परिपार्श्विक या सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स की डेफिनेशन है तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग पारिपार्श्विक कहलाता है या सराउंडिंग कहलाता है। यानी किसी भी ब्रह्मांड में से यदि हम तंत्र को निकाल दें तो ब्रह्मांड माइनस तंत्र बराबर सराउंडिंग। समझ गए? ब्रह्मांड का फॉर्मूला क्या है, तंत्र प्लस परिपार्श्व। तो यदि आप इसको चेंज कर दें, ब्रह्मांड में से आप तंत्र निकाल दें तो क्या बच जाएगा आपके पास, परिपार्श्व बच जाएगा। बाउंड्री से आप निकाय या तंत्र और पारिपार्श्विक दोनों को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो बाउंड्री भी जो है किस में काउंट होती है बताइए, बाउंड्री जो है पारिपार्श्विक में काउंट होती है। तो तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग पारिपार्श्विक कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, एक पात्र में गैस भरी हुई है, तो जो गैस भरी हुई है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में क्या लिया था, पानी, किसका एग्जाम्पल लिया था हमने, H2O का एग्जाम्पल लिया था। तो वहां पानी क्या था, सिस्टम। यदि हम एक पात्र में गैस भर देते हैं या गैस भरी हुई है, तो गैस हमारे लिए क्या है, सिस्टम। जिस पात्र में वो भरी हुई है उस पात्र की दीवारें और शेष बचा हुआ भाग वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग्स कहलाता है। तो दो डेफिनेशन क्लियर हो गई, तंत्र और पारिपार्श्विक। तंत्र प्लस पारिपार्श्विक दोनों मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आप सिंपल सी एक इक्वेशन लिख लीजिए, ब्रह्मांड बराबर तंत्र प्लस पारिपार्श्विक। अब चलते हैं सीमा या परिसीमा या बाउंड्री। बाउंड्री क्या चीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी, ये हमारा लिए मान लो, ये मैंने एक बाउंड्री बना दी, इसके अंदर मान लो कोई गैस भरी हुई है, तो ये तो हो गया आपके लिए सिस्टम, और ये हो गई जो मैंने गोल, ये जो बाउंड्री बनाई है ये हो गई हमारे लिए बाउंड्री। ये देख लीजिए, ये बाउंड्री हो गई जिसको मैंने गोला बनाया है, और अंदर जो भरी हुई है गैस है मान लीजिए इसमें, वो हो गया हमारे लिए सिस्टम। बाउंड्री प्लस रेस्ट, ये वाला जो पूरा पोर्शन जो बचता है पूरा का पूरा, वो जो है वो क्या कहलाता है, पारिपार्श्विक कहलाता है। तो ये तीनों चीजों में मैंने आपको जो है डिफरेंशिएट करके बताया है। अब चलते हैं परिसीमा बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को पृथक करने वाली जो सीमा रेखा होती है उसी को परिसीमा या बाउंड्री कहलाते हैं या कहते हैं। बाउंड्री दो तरह की होती है, वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। परिसीमा रिजिड भी हो सकती है, नॉन रिजिड भी हो सकती है। परिसीमा से ऊष्मा का चालक, यानी अगर परिसीमा ऊष्मा का चालन कर देती है ना, तो हमें इसे डायाथर्मिक या ऊष्मा का चालक भी होती है, और परिसीमा जो है ऊष्मा का अचालक भी होती है। रुद्धोष्म परिस्थितियों में जो है ये परिसीमा ऊष्मा का अचालक होती है। आगे चलते हैं तंत्रों के प्रकार। तंत्रों के प्रकार, टाइप ऑफ सिस्टम्स, ये हम तंत्रों के प्रकार में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऊर्जा और पदार्थ की मात्रा का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच विनिमय के आधार पर। कहने का मतलब कोई भी तंत्र है वो अपनी किसी बाउंड्री से बंधा हुआ है, उस तंत्र में से ऊष्मा बाहर जा सकती है या नहीं जा सकती, पदार्थ सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है या नहीं जा सकता। इस आधार पर हम तंत्र को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है हमारे लिए खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। कौन सा है, खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। डेफिनेशन देखिए,
ऐसा तंत्र जो पारिपार्श्विक से ऊर्जा एवं पदार्थ की मात्रा दोनों का ही विनिमय कर सके, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच पदार्थ, यानी जो कोई भी मान लीजिए गैस है या पानी है, जो भी आपने मैटर लिया है, वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सके और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सके। साथ ही उसकी ऊर्जा जो ऊष्मा का रूप है, वो ऊर्जा जो है सिस्टम से सराउंडिंग में जा सके और सराउंडिंग से वापस अंदर तंत्र में आ सके। तो जब दोनों चीजों का विनिमय होता है तो ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। जैसे बीकर में उबलता हुआ या रखा हुआ गर्म जल, बीकर में जो जल है वो हमारे लिए सिस्टम है, बीकर बाउंड्री हो गई, और बाकी जो पोर्शन बचता है वो हमारे लिए सराउंडिंग हो गया। तो बीकर में से पानी भाप बन करके उड़ रहा है, ठीक है, तो पानी सिस्टम से कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। अगर हम उसको ठंडा कर देंगे तो सराउंडिंग से वापस जो है बीकर में भी आ सकता है, ऊपर कूलेंट लगा दें हम तो वापस आ सकता है। इसी तरह से ऊष्मा का प्रवाह भी वहां से बीकर से जो है बाहर की ओर भी हो सकता है। अगर हम वापस उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो ऊष्मा का प्रवाह बाहर से अंदर की ओर भी हो सकता है। तो खुला सिस्टम ऐसा तंत्र होता है जो पारिपार्श्व से ऊर्जा एवं पदार्थ की मात्रा दोनों का ही विनिमय कर सके, एक्सचेंज कर सके, किसके बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो हम उसको कहते हैं खुला तंत्र। दूसरा है हमारे लिए बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम, ऐसा तंत्र जो अपने पारिपार्श्विक से केवल ऊर्जा का विनिमय कर सके परंतु पदार्थ का विनिमय नहीं करता हो, तो उसे हम बंद तंत्र कहते हैं। बंद पात्र में रखा जल वाष्प तंत्र। तीसरा चलते हैं विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए बंद तंत्र में क्या होगा, ऊपर जैसे मान लीजिए किसी बर्तन है उसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं, ऊपर से ढक्कन लगा दें तो पदार्थ नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर मान लो आपने उसको रख दिया तो ऊष्मा कम ज्यादा हो सकती है, ऊष्मा का प्रवाह जो सिस्टम से सराउंडिंग में हो सकता है, लेकिन पदार्थ की जो मात्रा है उसका विनिमय नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंद तंत्र। अब आते हैं हम विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा तंत्र जो अपने पारिपार्श्विक से न तो ऊर्जा, जिसको हमने ऊष्मा कहा, और ना ही पदार्थ की मात्रा का विनिमय करता हो, न तो ऊर्जा का विनिमय करता हो ना ही पदार्थ की मात्रा का विनिमय करता हो, विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अवशोषित ऊष्मा Q का मान जो है यहाँ शून्य होगा, क्योंकि न ऊष्मा ले रहा है न दे रहा है, तो चेंज क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो Q का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे थर्मस में रखा जल व वाष्प तंत्र। अब यहाँ पर हम तीनों सिस्टम्स की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। एक और बात यहाँ पे देख लीजिए कि डेल ई इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू, हमारा ये फर्स्ट लॉ है। E के स्थान पर हम यहाँ U के स्थान पर हम E यूज कर लेते हैं, तो डेल ई इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, तो Q का मान यहाँ पे आपने रख दिया 0, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में न ऊष्मा जा सकती है ना आ सकती है, तो चेंज कितना हो गया, कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया। तो 0 प्लस डब्ल्यू, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी, या डेल ई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो तंत्र द्वारा कार्य करने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी। अब तीनों सिस्टम की हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह A, B और C, A सिस्टम हमारा जो है ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम में मान लीजिए यहाँ लिक्विड भरा है, ये वेपर है, तो ये यहाँ से जो है ये वेपर जो है सिस्टम से सराउंडिंग में, यहां से देखिए ये जा रहा है, सिस्टम से कहा जाता है, सराउंडिंग में जा सकता है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीजों के बीच में क्या है, एक्सचेंज हो रहा है। तो एनर्जी एज वेल एज मास, यानी पदार्थ की मात्रा और ऊर्जा दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में विनिमय हो सकता है। ये आ जाइए, ये है बंद तंत्र, हमने ऊपर जो है इसकी बाउंड्री लगा दी, यदि हम इसके ऊपर बाउंड्री लगा देंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, बंद तंत्र बन जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, इसके ढक्कन लगा दिया, एक बंद कर दिया आपने इसको। तो अब जो हमारी जो वेपर है वो बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर ही रह जाएगी। जैसे कुकर को हम बंद कर देते हैं, अगर सीटी नहीं लग रही है उस स्थिति में, तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल ऊष्मा का विनिमय हो सकता है। आपने रख दिया तो थोड़ी देर के बाद में वो ठंडा हो जाता है, क्यों, अंदर की ऊष्मा बाहर चली जाती है। तो उस स्थिति में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, बंद तंत्र।
तीसरा, यदि हमने ऊपर से ढक्कन तो लगा ही रखा है या बंद कर दिया, साथ ही हमने चारों तरफ से एक ऐसी दीवार बना दी जहां ऊष्मा का विनिमय नहीं हो सकता या ऊष्मा नहीं जा सकती, तो उस स्थिति में जो है ये अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर नहीं जा सकता, साथ ही अंदर की जो ऊष्मा है वो भी बाहर नहीं जा सकती। तो थर्मस इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा था कि थर्मस में यदि हम चाय या गर्म पानी या कुछ भी रख देते हैं तो काफी समय तक गर्म रहता है, लेकिन वो भी एक कंप्लीट जो है आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, कुछ समय तक वो जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम के रूप में काम करता है। तो एनर्जी जो है उसका भी एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, साथ ही मास का भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस आधार पर हम तीनों सिस्टम्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ओपन सिस्टम में दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता है, और ओपन सिस्टम में एनर्जी एज वेल एज मास दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता है। आगे चलते हैं। कंपोजिशन की दृष्टि से तंत्र के प्रकार, दो प्रकार हो गए, समांगी तंत्र या जिसको हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। समांगी, सम प्लस अंगी, दो भागों में तोड़ दो। ऐसा तंत्र जिसके सभी भागों या अवयवों में गुण समान हो तो उसे हम समांगी या होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो जब किसी तंत्र का संगठन अथवा उसके गुण प्रत्येक भाग में एकदम समान हो तो ऐसा तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। जैसे शुद्ध ठोस है, शुद्ध द्रव है या गैसीय मिश्रण है। दूसरा, आगे चलते हैं हम, विषमांगी तंत्र या हेट्रोजीनियस सिस्टम। यदि किसी तंत्र में किसी एक क्षेत्र का संगठन व गुण किसी दूसरे क्षेत्र के संगठन व गुण से अलग हो, भिन्न हो, और उन दोनों को पृथक करने वाली कोई स्पष्ट सीमा रेखा हो, और उन दोनों को पृथक करने वाली कोई स्पष्ट सीमा रेखा हो, तो ऐसा तंत्र विषमांगी तंत्र कहलाता है। विषम प्लस अंगी, यानी हर जगह यदि मान लीजिए कोई भी हमारा सिस्टम है उसमें कहीं थोड़ी थोड़ी जगह से हमने मान लीजिए उनके गुणों का अध्ययन किया, संगठन का अध्ययन किया, तो वो जो है हमें अलग अलग प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में हम उसे विषमांगी तंत्र या हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। ठोस व द्रव का मिश्रण हो गया, दो अविलय द्रवों का मिश्रण हो गया। जैसे मान लीजिए पानी और तेल का मिश्रण है तो वो दोनों अलग अलग जो है विषमांगी सिस्टम का निर्माण करेंगे, लेकिन पानी में यदि मान लीजिए आपने अल्कोहल मिला दिया तो वो एक होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है। दो गैसें जो आपस में मिक्सअप हो गई हैं पूरी तरह से, वो भी एक होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।